बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है। कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और नैब तरामीम बहाल हो गई हैं। इमरान खान केस हार गया है, तहरीक इंसाफ केस हार चुकी है, लेकिन हारने के बावजूद भी इमरान खान इतना खुश है, ये क्यों है? इस्लामाबाद में आज पीटीआई का जलसा हो रहा है, यानी इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में हो रहा है। जलसों से मुतल्लिक नया कानून आ गया है। जलसे से एक दिन पहले एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है, इस पे बात करनी है। और हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब को कौन सी पुरकशिश ऑफ़र की है, इस पे बात करनी है। चंद रोज़ पहले एक एक्सीडेंट हुआ कराची में, साने कारसाज के नाम से वो याद किया जा रहा है। नताशा दानिश नामी खातून ने टक्कर मारी एक मोटरसाइकिल को, 2 लोग जहाँ बहक हो गए। अब उनकी सुलह हो गई है, कितनी दियत और क्या क्या शराइत हैं, इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप ख़बरें सुनें, लेकिन आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए लगाइए, और ये सिलसिला भी जारी रहे। और मैं सारी ख़बरों पर आने से पहले ये भी आपको बताता चलूँ, मालूमात की बुनियाद पे, कि बहुत सारी चहम गोइयाँ हो रही हैं कि जनरल फैज़ को वादा मुआफ़ गवाह बनाया जा रहा है, या जनरल फैज़ ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बन रहे हैं। और वो अभी वज़ीर दिफ़ा ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा है कि ये सारी सूरत हाल जहाँ जा रही है, इमरान खान मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहे हैं, और साथ ही जनरल फैज़ वादा मुआफ़ गवाह बनेंगे, वो अपने से इधर उधर वो हटाएंगे। ज़ाहिर है अगर ये ऐसा ही है तो मैं समझता हूँ कि जनरल फैज़ को भी सज़ा होनी चाहिए, इमरान खान को भी सज़ा होनी चाहिए। उसको वादा मुआफ़ गवाह बना के उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। ये उसको मुआफ़ करके वैसे ही पतली गली से खैर से गुजार के सिर्फ़ इमरान खान को सज़ा देना, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। जो जिसका जितना रोल है, जिस तरीके से है, उसी तरीके से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसी तरीके से अपने जो काले करतूत थे, सिर्फ़ जनरल फैज़ ने इमरान खान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि जनरल फैज़ ने पूरा ऊधम मचाया है। ये एक लंबी कहानी है। अगर इस बंदे को सिर्फ वादा मुआफ़ गवाह बना के ही छोड़ दिया गया तो ये कानून और इंसाफ का कत्ल होगा। और खुशखबरी क्या है भाई, बहुत बड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वो वाली बात नहीं है कि फैसल वाउडा बैठ के टीवी पे वो कह दें कि जनाब बस तेल और गैस के ज़ख़ायर निकल आए हैं और बस ये तो नौकरियां ही नौकरियां होंगी और यहाँ पे हम संभाल नहीं सकेंगे। आज जंग में इदारिया भी आया। ये 2 रोज़ से आप ये ख़बर सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद में, ग़ालिबन सऊदी अरब के साथ इस सरहद के साथ जो समंदरी सरहद है, उसकी पाकिस्तान की हदूद में तेल और गैस के बहुत बड़े ज़ख़ायर दरियाफ़्त हो चुके हैं। ठीक, अब ज़ाहिर है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, इसके लिए सरमायाकारी चाहिए। कुछ दोस्त ममालिक सरमायाकारी के लिए तैयार भी हैं, और कहा जा रहा है कि ये तेल और गैस के जो ज़ख़ायर हैं, पाकिस्तान दुनिया में तेल और गैस पैदा करने वाला 4थे नंबर पर मुल्क हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी सोच है, सोच 4थे नंबर पर ये आ जाएगा। और पहले नंबर पे आज ग़ालिबन वेनेज़ुएला है, फिर अमेरिका है दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है, चौथे नंबर पर ईरान है, 5वें नंबर पर कनाडा है, 6ठे नंबर पर इराक़ है। अब अगर आप ख़ुद सोचिए कि आप ईरान को पीछे धकेल के और 5वें नंबर पे उसको डाल के और आप 4थे नंबर पर आ जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। ये मामूली बात नहीं है। अलबत्ता ये है कि उसकी खुदाई के लिए कोई $5-6 अरब चाहिए,
वो वैसे तो हैं नहीं हमारे पास, तो कोई दोस्त मुल्क उसके लिए कोई सरमायाकारी करे और वो सरमायाकारी करने के लिए तैयार भी हैं, और साथ ही उसको फिर ईंधन में कन्वर्ट करने के लिए भी इतने ही पैसे चाहिए। तो ये 10-12 अरब डॉलर को इतनी ह्यूज अमाउंट भी नहीं है उन लोगों के लिए, ऐसे कंट्रीज़ के लिए, सऊदी अरब है, चाइना है और हैं, तो उनके लिए कोई इतना नहीं है। लेकिन ये अब हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, हमारा इस तरीके से ये भी डिपेंड करता है कि ये किस तरह से हम अपना ख़ुद मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हम खेल रहे हैं सियासत, हम फितने से आगे नहीं निकल रहे, फितना हमें अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहा। और अभी भी अज़्मा बुखारी साहबा की कुछ थोड़ा टाइम पहले वो हो रही थी जलसा, ये जो इमरान ख़ान साहब का हो रहा है यहाँ पर तहरीक इंसाफ का, तो बस वो वही वाली बात है कि कुछ अर्सा पहले वो जनाब यही हुआ कि वहाँ कुछ कि जी हाँ जलसी अब ये कर लें या जो भी कर लें, क्योंकि पिछले जलसे में उनको वो आज़म सवाती वहाँ गए और वो फिर वही आगे मुलतवी हो गया वग़ैरह वग़ैरह। अब जलसों का एक नया कानून भी आ गया है, आज सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर दिए, वो मैं आपके सामने भी बयान करता हूँ। ये जलसा हो रहा है, ये जलसा कराया जा रहा है। इस जलसे की इजाज़त उस तरीके से तो हुकूमत ने दी है, लेकिन हुकूमत को जहाँ से आर्डर आते हैं आपको पता है, वहीं से आर्डर आए कि इनको ये जलसा करने दिया जाए, और वो जलसा वही कर रहे हैं, उनकी परमिशन से कर रहे हैं। ना तो ये हुकूमत की परमिशन से कर रहे हैं और ना ही हुकूमत इस जलसे से खुश थी, तो ना पहले जलसे को हुकूमत ने रुकवाया था। ये भी बात ठीक है, जो रोकने वाले हैं वही रोकते हैं, और जो फिर अब उन्होंने इजाज़त दी है तो फिर ठीक है, उन्होंने इजाज़त दी है। अब एक आ गया है, अब एक्ट बन गया है, कानून बन गया है कि अगर इस कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में अगर बिला इजाज़त जलसा होगा तो 3 साल कैद होगी, और अगर दूसरी बार गैर कानूनी जलसा होगा तो 10 साल कैद होगी। मतलब वो जो होंगे वहाँ पर जलसा करने वाले। उसके अलावा किसी भी सियासी जमात को, अब जैसे इनका जलसा संगजानी में हो रहा है, संगजानी भी मवेशी मंडी में दूर है काफ़ी, इस्लामाबाद से आगे हट के है शहर से, और शहर के दाखिली खारजी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इधर मरी से आने वाले वो भी रास्ते बंद हैं, वहाँ लाहौर से आने वाले मोटरवे, जीटी रोड, सब वो भी बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, फैज़ाबाद भी सील है, शहरियों की ज़िंदगी अजीरन है बिल्कुल, कंटेनर रख के। तो जलसे का इस कानून, नए कानून के मुताबिक इसमें अगर जो जगह हुकूमत मुतय्यन करेगी, मुख्तस करेगी, और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी होगा, तो वही उसी जगह पर किया जाएगा जलसा। अदरवाइज़ अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो वो जो पुलिस के ऑफिसर होंगे वो इसको मुंतशिर भी करवा सकेंगे। अब उसके बाद जलसे की जो इजाज़त होगी वो डिप्टी कमिश्नर देगा। अगर डिप्टी कमिश्नर इजाज़त नहीं देगा तो फिर चीफ़ कमिश्नर के पास जाना होगा, अपील दायर करनी होगी, और अगर वो नहीं देगा तो फिर सेक्रेटरी दाखिला के पास नज़रसानी दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। यानी ये बड़ा एक पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा अहम इशू है कि अगर डीसी इजाज़त नहीं देगा तो ऐसा नहीं है कि यूथिया या कोई और जाके सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच जाए। नहीं, अगर डीसी इजाज़त नहीं देगा तो फिर कमिश्नर के पास जाना होगा, और अगर कमिश्नर इजाज़त नहीं देगा तो फिर सेक्रेटरी दाखिला के पास जाना होगा, और कम अज़ कम 7 रोज़ पहले डीसी को दरख्वास्त देनी होगी। ठीक हो गया। इस जलसा या इज्तिमा का कोऑर्डिनेटर तहरीरी तौर पर ये दरख्वास्त देगी। अब अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का अख्तियार होगा ये इस नए कानून के मुताबिक, और अगर बिलफर्ज कोई अमन आमा की सूरत हाल पैदा हुई या कोई गड़बड़ हो गई तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको फौरी तौर पर जलसे को कैंसिल भी कर सकता है, और अगर कोई ख़िलाफ़ कानून बात हुई तो पुलिस उसको मुंतशिर भी कर सकती है। कल एक बड़ा इस्तीफ़ा आया जलसे से पहले, और वो इस्तीफ़ा उमर यूब का, यानी उसके अंदर भी तो वो काफ़ी टूट फूट है ना पीटीआई के। और उमर यूब का इस्तीफ़ा आया, उमर यूब ने
बतौर सेक्रेटरी जनरल वो इस्तीफ़ा दे दिया। पहले भी दिया, फिर उनका वो कुछ लोगों ने कबूल नहीं किया, फिर उसके बाद ये इस्तीफ़ा, और कल उन्होंने ख़ुद ही बता दिया कि 4 तारीख़ को या 5 तारीख़ को इमरान ख़ान ने मंजूर कर लिया है इस्तीफ़ा। अब उनकी जगह सेक्रेटरी जनरल वो सलमान अकरम राजा को बना दिया गया है, जो कि वो वकील हैं, उनको बना दिया गया है, और ये एक दिन पहले आया है, और ये वाली सूरत हाल है। और जलसे का मकाम पहले कहीं और था, फिर उसके बाद मज़ीद दूर कर दिया गया है। ये जलसे का मकाम तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा से कोई आधे घंटे के फासले पर है, और यहाँ पर अगर वो कुछ लोग आते भी हैं तो वही वाली बात है कि अली अमीन आए और भड़के मार के चला जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा से अवाम आए, और यहाँ से इधर उधर से मुझे नहीं लगता कि इधर उधर से जो रास्ते बंद हैं तो यहाँ पर अब आ जाएँ आप। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को क्या पुरकशिश ऑफ़र की। ये JUIF के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जब ये आसिफ अली ज़रदारी साहब, फिर उसके बाद यानी यके बाद दीगरे वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब, फिर और भी कुछ वफूद का तबादला हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब से बड़ी अहम मुलाकातें हुई पहले भी, और उनके साथ भी आए वज़ीर दाखिला साहब भी, वो भी मोहसिन नकवी साहब, वो भी आए और मुलाकातें भी की वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अब ज़राए बता रहे हैं कि इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को दावत दी, पेशकश की कि आप 4 वफाकी वजारतें ले लें, 4 गवर्नरशिप भी ले लें खैबर पख्तूनख्वा की, और साथ आके आप यहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा बने। अब ज़ाहिर है वो नेगोशिएशन जारी है, और जो सियासतदान होता है वो दरवाज़े बंद नहीं करता। मौलाना फजल रहमान साहब से बड़ा ज़ीरक सियासतदान कौन हो सकता है। अब उन्होंने ना फ़िलहाल ना की ना हाँ की, लेकिन उनकी बातों से अब जो असम्बली का भी ख़िताब था उनसे भी लगा। उन्होंने कहा जी फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले हैं या जो भी हैं, अब यही असम्बली है, इसी असम्बली में बैठना होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक हो गया ना। कल मीनार पाकिस्तान पे उनका जलसा था, उस जलसे में भी उन्होंने ख़िताब करते हुए यही कहा कि ये कोई ये कहे कि जी ये पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक है तो ये नहीं होगा। मतलब उन्होंने वाज़े तौर पे बता दिया कि आप जमहूरी अंदाज में सियासत के अंदर रह के, इस सिस्टम के अंदर रह के जितना एहतजाज करें, असम्बली के अंदर रह के जो कुछ भी करें, लेकिन अगर आपने इस तरह की तहरीकें, तो ये तहरीकें काबिल कबूल नहीं हैं। तो मौलाना साहब की तरफ से अच्छे इशारे हैं, और मौलाना साहब हुकूमत वाले बड़े सेटिस्फाइड हैं जनाब कि जी मौलाना साहब जो है ना वो अब हमारे लिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब ये देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल है। नैब तरमीम बहाल हो गई हैं भाई, और ये पहला केस है कि खान साहब हार गए हैं केस, लेकिन केस हारने के बावजूद भी खुश हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये नैब तरमीम जो कि इमरान ख़ान ने नैब जो 16 महीने की हुकूमत आई थी PDM की, उन्होंने 2022 में नैब की तरमीम की थी। अच्छा, नैब के लॉ को तरमीम किया था, उसमें चेंजेस की थी। इमरान ख़ान ने शोर मचाया कि देखो जी अपनी चोरी छुपाने के लिए इन्होंने नैब की तरमीम की, और फिर FFL यूट्यूबर भी बैठ गए और बाकी भी साफ़ी, और उन्होंने बड़ी तनकीद की कि जी ये देखें नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी और फ़लाँ। हालांकि उस वक़्त नैब की तरमीम हुई तो मरीम नवाज़ साहबा को यह ऑफ़र की गई कि आप नैब की तरमीम से फ़ायदा उठाओ। ने कहा नहीं, मेरा केस मैं अपना मेरिट पे लड़ूंगी। वो मेरिट पे लड़ी, मेरिट पे ही बरी हुई। तो अब बहुत सारे लोग वैसे ही बरी हो गए। अब जो नैब की तरमीम हैं वो थी क्या, अब क्या हुई हैं। पहले तो ये था इमरान ख़ान के ज़माने में 90 रोज़ का रिमांड होता था। 90 रोज़ का, 90 रोज़ 3 महीने के लिए तो बंदा गायब, 3 महीने के लिए तो बाहर भी नहीं। बस उनको पता है नैब की कैद में है, नैब की कैद में कोई मुलाकात भी नहीं है। रिमांड में तो कोई ऐसा ही नहीं है। वो उधर काले भोंड तो थे नहीं कि जो रिमांड के अंदर ही इमरान ख़ान की बेल कर दें। उस वक़्त तो सियासतदान 90 रोज़ तक अंदर रहे। ठीक हो गया ना। अब सबसे पहले तो ये खान साहब ने एक दरख्वास्त भी दे दी है कि मुझे तो बरी करो। ठीक हो गया ना, 190 मिलियन पाउंड में कि जी मेरा तो अब केस भी ख़त्म हो गया। पहले ये देखते हैं, बहुत दिलचस्प है कि ये तरमीम थी क्या, क्या क्या थी और क्या हुई क्या हैं। ठीक हो गया ना।
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान ने उन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान ये साबित नहीं कर सका, तहरीक इंसाफ ये साबित नहीं कर सकी कि ये तरामीम गैर कानूनी और गैर आइनी हैं, लिहाजा वो तरामीम जो की थी ना PDM की हुकूमत ने, एज़ इट इज़ बहाल हो गई हैं। ठीक हो गया, वो वैसी के वैसी रही हैं और इमरान खान केस हार गया है। वो तरामीम क्या थी भाई? नैब के कानून में तकरीबन कोई 27 तरामीम की गई थी और ये गुज़श्ता कौमी असम्बली और सेनेट ने मई 2022 में मंजूर किया गया था। ये कानून सदर आलिफ अलवी ने पहले कर दिया था इनकार दस्तखत करने से, बाद में मुश्तरका इजलास बुलाया गया था कौमी असम्बली और सेनेट का, और फिर ये मंजूर कर दी गई थी, फिर दस्तखतों की ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो कानून बन गया। अच्छा, इस कानून साजी के तहत बहुत सारे मामलात नैब के दायरे अख्तियार से निकल गए। ठीक, अच्छा, ये भी कहा गया कि इन तरामीम को कौमी एहतसाब आर्डनेंस 1999 के आगाज़ से नाफिजुल अमल समझा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये कहा गया इस कानून में, यानी तरमीम करने के बाद 50 करोड़ से कम मालियत की अगर कोई करप्शन होगी ना, वो नैब के दायरा अख्तियार में नहीं होगी, उनकी तहकीकात नैब नहीं कर सकता। ठीक, इसके अलावा नैब धोखाधड़ी के किसी मुकदमे की तहकीकात तभी कर सकता है कि जब मुतासरीन की तादाद 100 से ज़्यादा होगी, यानी किसी के साथ धोखा हुआ है और अगर उन मुतासरीन की तादाद 100 से ज़्यादा है तब नैब कर सकता है। ये जो तरमीम की थी PDM की गवर्नमेंट ने। उसके बाद नैब आर्डनेंस में ये तरमीम भी की गई कि इदारा किसी भी मुलज़म का ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का रिमांड ले सकता है। पहले तो इमरान खान के ज़माने में तो था ना 90 दिन का, फिर 14 दिन का, ये भी इमरान खान को ही फ़ायदा दे रहा था उनकी। बाद में इन्होंने तरमीम की कि वो रिमांड अब 40 दिनों तक है, 40 दिनों तक। ठीक हो गया, यानी तकरीबन 1.5 महीना, पहले तो 3 महीने थे। अब उसके कानून की मंजूरी के बाद नैब वफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता था और मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को भी नैब के दायरे कार से बाहर निकाल दिया गया। और बिल में ये भी कहा गया, जो कि कानून बना आर्डनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतल्लिक़ ज़ेर इल्तवा तमाम पूछगाछ, तहकीकात, ट्रायल्स या कार्रवाइयाँ मुतलका कवानीन के तहत मुतलका हुकाम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाएंगी। ज़ाहिर है अब वो जो नायब के दायरे अख्तियार में नहीं रहा तो कोई केस एंटी करप्शन को चला गया, कोई किधर चला गया FIA को, कोई किधर चला गया, उनको भेज दिया गया। और इन तरमीम के बाद चेयरमैन नैब और ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में भी 1 बरस की कमी कर दी गई और 3 साल कर दिया गया। और ये भी कहा गया था कि नैब का जो डिप्टी चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद ब्यूरो का कायम मकाम चेयरमैन बन जाएगा। इसी वजह से उस वक़्त के जो डिप्टी चेयरमैन थे, चाचा चुमा चट्टी के जाने के बाद वो फिर फौरी तौर पे बन गए थे। अच्छा, अब मामला ये है कि यार ये क्या है कि इमरान खान तो हार गया है केस, लेकिन वो खुश है। अब वो कहता है कि जी मुझे तो रिलीफ दो, क्योंकि नैब तरमीम बहाल हो गई हैं। लिहाजा उन्होंने अपने वकला के ज़रिए, वो जो उस दिन अडियाला में केस हो रहा था उसमें इमरान खान साहब ने कहा है मुझे रिलीफ दो। ठीक हो गया ना। अब इतना गैरतदार बंदा, इतना, अब थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना, इतना गैरतदार बंदा कि जो कल तक कहता रहा कि इन्होंने नैब तरमीम इस वजह से की कि ये अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं, जाके नैब की तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है और बिल्कुल आप गैर आइनी इनको साबित नहीं कर। अच्छा, उसमें ये भी देखिएगा, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ कादी फ़ायदीसा थे, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। उसमें कादी फ़ायदीसा साहब भी थे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान भी, जस्टिस जमाल मंदुखेल भी, जस्टिस अज़हर हसन रिजवी भी और हसन अज़हर रिजवी भी और जस्टिस अतर मिनल्ला भी। पाँचों के पाँचों ने कहा है कि ये खान साहब अपना केस साबित नहीं कर सके। पाँचों के पाँचों ने कहा है। ये भी बहुत दिलचस्प पॉइंट है। ठीक हो गया ना। पाँचों के पाँचों ने रिजेक्ट की है खान साहब की दरख्वास्त। अब खान साहब केस हार गए हैं,
لیکن جو کہتے رہے کہ انہوں نے تو ترامیم اس لیے کی تھی کہ اپنی کرپشن بچاتے ہیں، اور اگر آپ نے اب کوئی کرپشن نہیں کی تو تھوڑا حوصلہ رکھیں نا، پھر ان سے آپ فائدہ نہ لیں، آپ کہیں میرا کیس میرٹ پہ کرو۔ لیکن اب وہ پہنچ گئے عدالت کہ جی مجھے بھی ان سے اگر فائدہ ہوتا ہے ان ترامیم سے تو وہ فائدہ میں نے بھی اٹھانا ہے۔ یعنی کتنی کمینگی کی انتہا ہے معذرت کے ساتھ، کہ آپ اندازہ کریں کہ وہی جو نیب کے جو کیسز ہیں جن کے خلاف وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے ترمیم اس لیے کی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یہ حکومت آئی ہی اس لیے ہے، مجھے ہٹایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ترامیم کی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، مجھے ہٹایا ہی اس لیے گیا ہے کہ دیکھنا آپ یہ قانون کو تبدیل کریں گے، لو جی میں نے کہا تھا انہوں نے قانون کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کے بعد وہ چلے گئے سپریم کورٹ، خواجہ حارث ان کے وکیل تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم انہوں نے غیر قانونی کی ہیں اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے کی ہیں، تو سپریم کورٹ نے ان کو وہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ واپس ہو گیا، سپریم کورٹ نے ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی، نیب کی ترامیم ایز اٹ از بحال تھیں، بحال ہو گئیں۔ اب اس کے بعد خان صاحب پہنچ گئے جناب مجھے بھی ان ترامیم سے فائدہ ہونا چاہیے۔ بھائی آپ تو انہی کے خلاف تھے، آپ تو گئے تھے کورٹ، لیکن وہ اب اس کا کون علاج کرے، یہ ایسی بے شرمی کا علاج کون کرے؟ سانحہ کارساز ایک سانحہ ہوا اور وہ کراچی میں ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ نتاشا دانش نامی غالباً وہ جو خاتون جو گاڑی چلا رہی تھی، اور انہوں نے وہ آمنہ اور ان کے والد صاحب ان کو ٹکر ماری اور موٹر سائیکل پہ، اور وہ پھر گر گئے، وہاں جاں بحق ہو گئے، کچھ اور لوگ زخمی بھی ہوئے۔ خیر اب اس کے بعد جو ہے نا ان کی وہ پہلے تو جیل چلی گئی تھیں، اب اس کے بعد ان کی سلو ہو گئی ہے، سلو دیت ان کو دی گئی ہے 5.5 کروڑ روپے ان کو دیت ملی ہے۔ ان کے خاندان کے یعنی رشتہ داروں میں سے ایک کو ان کی کمپنی میں نوکری ملے گی، جو باقی لوگ زخمی تھے ان کو بھی معاوضہ دے دیا گیا ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ عجیب و غریب سی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، دیکھیں کراچی میں روز ڈمپر ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہر تیسرے دن ڈمپر میں نے ٹکر ماری 3 لوگ جاں بحق، ڈمپر نے ٹکر ماری 2 موٹر سائیکل والے جاں بحق، ٹھیک ہو گیا، ڈمپر نے ٹکر ہر چوتھے روز جو ہم سنتے ہیں کہ ڈمپر ٹکر مارتا ہے، تو اس میں نو ڈاؤٹ جو بھی ہے کچھ بھی ہو اس کو وہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے کوئی نشہ کیا ہوا تھا، اس نے کچھ کیا ہوا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہوگی۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کم از کم کہ اس خاتون کی میرا ان سے کیا ہے، میں تو بالکل کھلی ڈلی بات کرتا ہوں، اس خاتون کی ان کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں تھی کم از کم کہ اس نے ان کو ٹارگٹ کر کے مارا ہو۔ یہ مجرمانہ غفلت ہو سکتی ہے، یہ نشہ ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کا مزاج ایسا ہے کہ کسی ایک کیس کو اٹھا کے جناب ان کی، اب اگر یہ اٹھا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں چلیں ان کا بھلا ہو گیا ایک طرح سے، وہ جانیں جو چلی گئی ہیں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اور یہ ان کو غریب لوگ تھے، اب انہوں نے ان کو 5.5 کروڑ روپیہ ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ ہوتی ہے، وہ بھی دیت میں دیا، اور دیت کا جو قانون ہے وہ ہمارے اس میں قانونی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی، لیکن آج کل ہم چونکہ اسلام سے بھی زیادہ سیانے ہیں ماشاءاللہ، ہم قانون سے آئین سے بھی زیادہ سیانے ہیں، تو ہم زیادہ سیانے ہیں کہ جب ہم اسلام میں ہارتے ہیں تو پھر قانون کا سہارا لیتے ہیں، یا قانون میں ہارتے ہیں تو پھر روایات کا سہارا لیتے ہیں، مطلب یہ ایک بڑی عجیب و غریب، اور ان کے ایک نوکری بھی ملے گی کیونکہ وہاں پر وہ ان کے والد صاحب جہاں بحق ہوئے، تو پھر بہرحال وہ جو چلے گئے نہیں آ سکتے نو ڈاؤٹ، لیکن جو اب ان کے خاندان کے پاس جو کہ پاسبل آپشنز تھے وہ کیا تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کتنے تک آپ اس کو کیپٹیویٹ رکھ سکتے تھے؟ یہ بھی شور اٹھا ہے نا جو اتنے تک وہ چلی گئی ہیں جیل میں، اور ایکسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں جو لیگل جاننے والے لوگ ہیں، لیگل فرٹرنٹی جو قانون دان ہیں، جو وکلا ہیں، جو جاننے والے ہیں، وہ اس کو بتائیں وہ کتنے تک اندر رہ جاتی ہیں جیل میں، مثال کے طور پہ، یا جیل میں ان کے پاس سہولیات بھی تھیں یا تو اچھا ہوا ہے دیت کا قانون اسلام نے دیا ہے، اور یہاں ہمارے قانون میں بھی ہے، تو یہ ساری پروویژنز ہیں،
اور اس کو اس طریقے کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے میرا خیال ہے، اور اس فیملی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور آئندہ بھی وہ میرا خیال ہے زیادہ وہ بھی مطاعت ہوں گی، اور اس طریقے سے، اور دشمنی کوئی نہیں تھی۔ اگر ٹکر ماری ہے، مجرمانہ غفلت ہو یا وہ کوئی کچھ بھی اس طریقے سے، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا معیار یہ رہ گیا ہے نا۔ اب کل سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب ہم سے یوتھیے وہ کر رہے ہیں بحث، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں، وہ جو ظفر نقوی نے سٹوری کی ہے نا، وہ تو اخبار میں آیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، او بھائی جو میں نے سٹوری کی ہے اس کے اوپر میں دکھاتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہ جو ہیڈ لائن تھی، آپ اس ہیڈ لائن کو گوگل کرو، لکھو گوگل میں، 2 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کے پاس وہ سارا کچھ آ جائے گا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو ہیڈ لائن لگی تھی وہ اسرائیلی اخبار کی، اور جو اخبار نے کہا ہے کہ عمران خان ہی ہمارا سارا کام کر سکتا ہے، آپ وہ گوگل کرو اور 2 منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گی، 2 سیکنڈ میں، اور آپ دکھاؤ یوتھیوں کو۔ اس سادگی پہ میں قربان جاؤں کہ وہ بار بار مجھے میسج کر رہے ہیں جناب کل جو آپ میں یہاں پہلے 5 منٹ تک ڈسپلے کر کے یہاں میں نے وہ سٹوری رکھی ہے، تو اس سٹوری کے اوپر جو ڈسپلے کیا ہوا جو ٹائٹل ہے، وہ جو ہیڈ لائن لگی ہیں، انہی ہیڈ لائن کو گوگل میں ڈالو، کلک کرو، 1 سیکنڈ میں آپ کے سامنے وہ آرٹیکل آ جائے گا، وہ اخبار آ جائے گا آپ کے سامنے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوتھیوں کے پروپیگنڈے کی کیا بات ہے بھائی، اور نونوں کی سادگی کی بھی کیا بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ یہ دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، قرآن مجید میں پانی کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمائی۔ سورہ روم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے مین برساتا ہے اور عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں آج محترم محمد سعید صاحب اور محترمہ نجمہ سعید کی طرف سے عطیہ کیا گیا ایک واٹر پروجیکٹ کو ایک مسجد میں پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عطیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محترم محمد سعید صاحب اور ان کی اہلیہ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ان کی فیملی کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ اس پروجیکٹ سے اہلیان علاقہ اور خصوصاً بچوں کی خوشی قابل دید تھی۔ ملک اور بیرون ملک تمام درد دل رکھنے والوں سے اپیل ہے کہ آئیں، آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اب الحمدللہ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز جو کہ تمام زی نیوز کے ہی ویورز ہیں، ان کے خصوصی تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صاف پانی محفوظ زندگی پروجیکٹ کے تحت خشک سالی سے متاثرہ برانی علاقوں کے مساجد میں نمازیوں، حفظ و ناظرہ پڑھنے والے بچوں اور عوامی سہولت کے لیے واٹر پمپ اور واٹر ٹینک، واٹر ٹیپ اور صاف پانی کے بور کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عطیہ کنندگان کی طرف سے اسی مسجد میں شجرکاری مہم بھی کی گئی، جو کہ اس وقت ملک عزیز کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ خداوند متعال آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے مل کر خلق خدا کے دکھ درد بانٹیں۔ آج کا یہ واٹر پروجیکٹ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے محمد سعید اور نجمہ سعید صاحبہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دینی دنیاوی برکت عطا کرے، ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو امت مسلمہ کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنی حضرت امام عبداللہ حاکم نشاپوری جنہوں نے مصدق شریف لکھی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ایک پھوڑا نکل آیا اور بہت زیادہ علاج کرایا مگر آرام نہ آیا۔ اس شہر کی ایک عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ کو کہے کہ وہ پانی کی سبیل یا پانی کی کثرت زیادہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمایا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ پانی کی سبیلیں لگاؤ، کثرت کرو، آپ نے پانی کی سبیلیں لگا دی، کثرت کی، 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائی، آپ کو شفا مل گئی، آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اسی طرح یہ جو فاؤنڈیشن چل رہی ہے ظفر نقوی صاحب فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ ساتھ دیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت زیادہ کام کر رہے ہیں جو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ایسے بھی بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ پانی کی سبیلیں لگانے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اجر عطا فرمائے۔ کہ مستحق اور بے آب علاقوں کی مساجد میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی کے تحت زی این نیوز کے تمام ویورز یعنی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام ڈونرز کے تعاون سے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی بھی لاتعداد مسجد میں صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے تمام درد دل رکھنے والے مخیر ہزارات کے لیے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ محمد سعید، نجمہ سعید، اللہ انہیں کو بہت دے، اللہ انہیں زندگی کی برکت پاوے، اللہ انہیں رزق کی برکت پاوے، میرا اللہ انہیں کو میرا اللہ بہت دے، میرا اللہ خوش ہو، میرا اللہ انہیں خوش کرے، میرا اللہ انہیں بچوں واسطے موٹر لائیے، میرا اللہ پمپ موٹر لائیے۔ اب آپ نے دیکھ لیا
दो बातें हैं, जल्दी मैं उसके बाद वीडियो ख़त्म करता हूँ। कुछ उससे लोग पूछते हैं कि बच्चे इतने खुश क्यों होते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है, इस सवाल पे मुझे बड़ी हैरत होती है। सर ये इसलिए खुश होते हैं कि इनके पास पीने का पानी है कोई नहीं, यह जोहड़ों वाला गंदा नालों वाला ये पानी पी रहे हैं, इसलिए खुश होते हैं। और दूसरा इसमें मतलब एक बंदा जो नाले वाला पानी पी रहा है, आप उसको साफ़ पानी दे दें, वो कितना खुश होगा। दूसरा, मैंने ये पहले भी बताया था, मुझे वहाँ उन इलाकों से मैसेजेस आए हैं, बाकायदा हमने सर्वे किया है, दोबारा टीमें भेजी हैं, वहाँ पर इंटरव्यूज़ किए हैं। कहते हैं जी मसाजिद में जब से ये प्रोजेक्ट लगने लगे हैं तो नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। ज़ाहिर है पहले तकलीफ़ होती थी, पहले वो लोग जो यंगस्टर्स थे ज़्यादातर वो नहीं आते, वो कहते जी पानी बहुत गदला है। फिर वो घर से वज़ू करके आएँ तो तब है यहाँ पे मस्जिद में जो डायरेक्ट को बंदा आता है जनाब, वो कहते डायरेक्ट आ जाते थे मसाजिद में, वहाँ पे पानी नहीं होता था, पानी ख़त्म होता था। और वो भी जो पानी होता वही गदला पानी होता था। वो फिर हम मस्जिद में तो उबाल भी नहीं सकते थे, उसको रखते थे ड्रम में जी, इसके नीचे वो मिट्टी वगैरह वो सब कुछ बैठ जाए कुछ टाइम, तो फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। तो वो लोग कुछ नहीं इस्तेमाल करते थे और बाज़ औक़ात पानी ख़त्म हो जाता था। तो जब से ये प्रोजेक्ट लगना शुरू हुआ है तो डायरेक्ट आते हैं और नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। इसका भी सवाब आपको ही है, इसका सवाब आपको जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।